आपको बताने जा रहा हूँ जीएसएम के बारे में। जीएसएम क्या होता है? देखिए, जीएसएम जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डिजिटल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है। जीएसएम क्या है? जीएसएम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डिजिटल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, जीएसएम को 800 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। 1980s की शुरुआत में, यानी कि इन द अर्ली 1980s में यूरोप में अर्ली 1980s में बहुत सारे अलग अलग एनालॉग मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स मौजूद थे। 1980s में यूरोप में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एनालॉग मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स मौजूद थे जो कि लगभग बेस्ड थे सिमिलर स्टैंडर्ड्स। जैसे कि एक एनालॉग मोबाइल फ़ोन जो यूरोप में चलता था उस समय, उसका नाम था NMT 450। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एनालॉग मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स थे सभी बेस्ड थे सिमिलर स्टैंडर्ड्स पे। लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था उनकी कैरियर फ्रीक्वेंसीज में। यानी कि भले ही उन सारे एनालॉग मोबाइल्स के जो स्टैंडर्ड्स थे वो लगभग सेम थे, लेकिन उनमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज यूज़ होते थे ये अलग अलग थे। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जहां हमें डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करना पड़ता है, इस तरीके के सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए एक सेकेंड जनरेशन का पूरे तरीके से डिजिटल सिस्टम, यानी कि जिसे हम कहते हैं फुली डिजिटल सिस्टम। ठीक है, यह जो फुली डिजिटल सिस्टम आया, इसका नाम था शुरुआत में ग्रुपे स्पेशले मोबाइल, जिसे शुरुआत में शॉर्ट में कहा गया जीएसएम। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रुपे स्पेशले मोबाइल की जो स्थापना हुई, जो फाउंडेड हुआ, ये हुआ आपका 1982 में। इस सिस्टम को, यानी कि ग्रुपे स्पेशले मोबाइल सिस्टम को बाद में कर दिया गया रीनेम, और रीनेम करने के बाद उसका नाम पड़ा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया जीएसएम। ठीक है, अब ये जो जीएसएम आया, यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें एक स्पेसिफिकेशन प्रोसेस था जिसका नाम था, उस स्पेसिफिकेशन प्रोसेस का नाम था ETSI। ठीक है, ETSI। ठीक है, अब ETSI ये जो आया था, यह जो स्पेसिफिकेशन प्रोसेस आया था ETSI का, यह आया था 2002 में, इसलिए इसे ETSI 2002 भी कहा गया। और यह आया था GSM एसोसिएशन की मदद से। ठीक है, यह आया था GSM एसोसिएशन की मदद से 2002 में ये आया था। अब यदि हम कुछ इसी से और रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी कि सपोज़ हम UMTS के कॉन्टेक्स्ट में देखें। ठीक है, यानी कि UMTS के कॉन्टेक्स्ट में
और क्रिएशन ऑफ 3GPP, ठीक है, 3GPP के कॉन्ट्रास्ट में यदि हम देखें, ठीक है। अब यहाँ पर 3GPP का मतलब होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये भी लॉन्च हुआ था 2002 में, और इनका जो भी डेवलपमेंट हो रहा था UMTS का और 3GPP का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ GSM बाद में ट्रांसफर्ड हो गया 3GPP में, ठीक है। GSM का जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस था वो बाद में ट्रांसफर्ड हो गया 3GPP पे, और बाद में इनके डेवलपमेंट के साथ बाद में जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ 3GPP में, वो 3G के डेवलपमेंट के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। वो 3G के डेवलपमेंट के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3GPP जो है उसमें असाइंड हो गए न्यू नंबर्स सारे GSM स्टैंडर्ड्स के लिए असाइन हो गए। फिर भी कंसिस्टेंट बने रहने के लिए, फिर भी कंसिस्टेंट बने रहने के लिए हम यहाँ पर GSM का ही ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अब हम आते हैं GSM के प्राइमरी गोल पे, GSM के मेन गोल पे। देखिए, GSM का प्राइमरी गोल होता है एक मोबाइल फ़ोन सिस्टम। GSM का जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि एक मोबाइल फ़ोन सिस्टम प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक ऐसा मोबाइल फ़ोन सिस्टम प्रोवाइड कराना जिससे कि यूज़र क्या कर सके, रोम कर सके, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा सके, ठीक है। किस तरीके के एरिया के अंदर जा सके, यूरोप के अंदर जा सके। ये जो है ये इस तरीके का इनिशियल डेफिनेशन था, ठीक है। यानी कि GSM की मदद से हमको प्रोवाइड कराना है एक ऐसा मोबाइल फ़ोन सिस्टम जो अलाउ करे यूज़र को कि वो एक रोम करे थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में कहीं पर भी घूम सके। और साथ ही साथ GSM का जो उद्देश्य ये था कि उसे प्रोवाइड कराना था, यानी कि GSM को प्रोवाइड कराना था कुछ वॉइस सर्विसेज, ठीक है। GSM को प्रोवाइड कराना था कुछ वॉइस सर्विस। ये वॉइस सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, ये जो वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी ये होंगी कंपेटिबल होंगी, ठीक है। ये जो वॉइस सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी ये क्या होंगी, कंपेटिबल होंगी। किसके कंपेटिबल होंगे, ISDN के और अदर PSTN सिस्टम के क्या होंगे, ये कंपेटिबल होंगे। देखिए, जो GSM है इसे टिपिकली एक सेकेंड जनरेशन सिस्टम, GSM को एक टिपिकली सेकेंड जनरेशन सिस्टम माना गया है, जिसने रिप्लेस किया फर्स्ट जनरेशन के सिस्टम्स, यानी कि एनालॉग सिस्टम्स को रिप्लेस किया गया विद द GSM। लेकिन यह जो GSM होता है, जो कि एक्चुअली में सेकेंड जनरेशन सिस्टम है, यह बहुत ही ज़्यादा हाई डेटा रेट प्रोवाइड नहीं करा पाता है, जितना कि थर्ड जनरेशन का UMTS प्रोवाइड कराता है। GSM को इनिशियली डेवलप किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। कहाँ पर इसे डिप्लॉय किया था शुरू में, यूरोप में इसे डिप्लॉय किया गया था शुरू में, जिसमें यहाँ पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ हुआ। एक अपलिंक के लिए था और दूसरा था डाउनलिंक के लिए था। तो जब GSM को शुरुआत में यूरोप में डिप्लॉय किया गया, उस समय जो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी थी
वो थी 890 टू 915 मेगाहर्ट्ज़, और जो डाउन लिंक की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 935 टू 960 टू 960 मेगाहर्ट्ज़, ये शुरुआत में थी। यह जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ की गई, इसे आज के समय में कहा जाता है GSM 900। ठीक है, इसे आज के समय में कहा जाता है GSM 900। इसके अलावा GSM के कुछ और भी वेरिएंट्स हैं या वर्जन्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है GSM 8 1800 मेगाहर्ट्ज़। अब इसमें क्या था, इसमें भी कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ थी। किन किन पर्पस के लिए? अपलिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी थी, डाउन लिंक के लिए अलग फ्रीक्वेंसी थी। तो GSM 1800 मेगाहर्ट्ज़ में अपलिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1710 से 1785 मेगाहर्ट्ज़, जबकि डाउन लिंक के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1805 टू 1880 मेगाहर्ट्ज़, ये थी डाउन लिंक के लिए। ठीक है, तो ये जो यूज़ किया गया GSM 1800 मेगाहर्ट्ज़, इसे का एक दूसरा नाम है DCS 1800, यानी कि डिजिटल सेलुलर सिस्टम 1800। देखिए, जो भी हमारा GSM सिस्टम था या है, उसे मेनली यूज़ किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसे यूज़ किया था यूनाइटेड स्टेट में 1900 यानी कि 1900 मेगाहर्ट्ज़ पर इसे US में ज़्यादातर यूज़ किया गया था। तो जब US में इसे 1900 मेगाहर्ट्ज़ पे यूज़ किया गया था, उस समय जो अपलिंक की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1850 से 1910 मेगाहर्ट्ज़ उस समय थी। और जो डाउन लिंक के लिए फ्रीक्वेंसी थी वो थी 1930 से 1990 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि US 1900 मेगाहर्ट्ज़ में ये अपलिंक और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसीज थी। इनका जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया PCS, यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस 1900, इन्हें नाम दिया गया। दो और वर्ज़न थे GSM के, जिसमें से एक था आपका GSM 400, ठीक है। जो GSM 400 था वो एक तरीके का प्रपोज़ल था GSM को डिप्लॉय करने के लिए अपलिंक की कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे और डाउन लिंक की भी कुछ फ्रीक्वेंसीज़ पे डिप्लॉय करने के लिए। ये एक प्रपोज़ल था जिसका नाम था GSM 400। तो GSM 400 में अपलिंक के लिए जो प्रपोज फ्रीक्वेंसीज़ थी वो थी 450.4 से 457.6 अथवा 478.8 से 486 मेगाहर्ट्ज़, ये प्रपोज़ल था अपलिंक के लिए। और डाउनलिंक के लिए था 460.4 से 467.6 मेगाहर्ट्ज़ अथवा 488.8 मेगाहर्ट्ज़ से 496 मेगाहर्ट्ज़।
डाउनलिंक के लिए। इस तरीके का सिस्टम यानी कि GSM 400 रिप्लेस कर सकता था एनालॉग सिस्टम्स को ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में। इसके अलावा जो GSM एक और तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था GSM रेल। GSM रेल, ये GSM रेल था, रेल रोड सिस्टम्स के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया गया था, जिसका एक और नाम था GSM R2002। जो GSM रेल था वो सेपरेट न सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ को सेपरेट करता था, बल्कि और भी बहुत सारे एडिशनल सर्विसेज थे जो कि पब्लिक GSM सिस्टम में नहीं होते थे। GSM R में यानी कि GSM रेल रोड में 19 एक्सक्लूसिव चैनल्स थे फॉर रेल रोड ऑपरेटर्स फॉर वॉइस एंड डेटा ट्रैफिक। GSM मेनली डिज़ाइन किया गया था, GSM जो है वो मेनली डिज़ाइन किया गया था कुछ सर्विसेज के लिए, जैसे कि मोबाइल सर्विसेज, टेली सर्विसेज या फिर बीरियर सर्विसेज, इनके लिए ज़्यादातर इसका डिज़ाइनिंग किया गया था।